स्टार्ट करते हैं अपन वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 45। 1939 टू 45 वर्ल्ड वॉर 2 और इसके इम्पैक्ट देखेंगे। बैकग्राउंड क्या था इसका? इमीडिएट जो काज था वो था कि जर्मनी का इन्वेजन ऑफ पोलैंड। जर्मनी इन्वेजन ऑफ पोलैंड। वर्ल्ड वॉर 1 का इमीडिएट काज था सर्बियन नेशनलिस्ट ने हत्या कर दी थी आर्चड्यूक फर्नांड की, जो प्रिंस थे ऑस्ट्रिया और हंगरी के। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का इमीडिएट काज है जर्मनी इन्वेजन ऑफ पोलैंड ऑन 1 सितंबर 1939। तो ब्रिटेन और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी। दूसरा है डीप काजेस क्या थे? तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल का रिसेंटमेंट था अंडर इन जर्मनी। राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म इन जर्मनी एंड इटली। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये लोग अपीज कर रहे थे हिटलर को। और दूसरा था ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 से जो चल रही थी। और फिर था एग्रेसिव एक्सपेंशन बाय एक्सिस पावर्स, जिसमें जर्मनी हो गया, इटली और जापान। तो डीप कॉजेज में हम इमीडिएट का था जर्मनी का इन्वेजन ऑफ पोलैंड, और डीप कॉजेज में थे ट्रीटी ऑफ वर्साय का रिसेंटमेंट था इन जर्मनी, और राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म इन जर्मनी एंड इटली। और ब्रिटेन एंड फ्रांस की पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी, उन्होंने रोका नहीं हिटलर को। और तीसरा था अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, तो इन्फ्लेशन वगैरह बाकी चीजें थी, इसलिए तो राइज हुआ नाजिज्म और फासिज्म का भी। और एक्सिस पावर द्वारा एग्रेसिव एक्सपेंशन फॉलो किया था। जापान ने अटैक किया था 1931 में मंचूरिया पे, को ऑक्युपाई कर लिया। इटली ने 1935 में इथियोपिया को ऑक्युपाई कर लिया। और जर्मनी का तो चल ही रहा था अपना, जर्मनी ने सुडेटनलैंड, लैंड और रूर को वापस ऑक्युपाई कर लिया था। अब इसमें देखते हैं मेजर फेजेस क्या रहे वर्ल्ड वॉर 2 के। पहला था कि एक्सिस जो पावर्स थे उनकी पहले विक्ट्री हो गई 1939 से लेके 42 तक। हाल ऑफ पोलैंड, फ्रांस, नॉर्थ अफ्रीका कैंपेन्स। तो ये अर्ली एक्सिस विक्ट्रीज में हुआ कि पोलैंड, पहला पोलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, और नॉर्थ अफ्रीका में इनके कैंपेन सक्सेसफुल रहे, और बैटल ऑफ ब्रिटेन हुआ। तो टर्निंग पॉइंट क्या था 1942-43 में जो आता है, वो है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऐसे में भी कोट करा जा सकता है, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। यहाँ पे सोवियत विक्ट्री हुई थी, जर्मनी हार गया वेस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट पे। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, इन स्टालिनग्राड, ये स्टालिनग्राड जगह है एक रसिया में। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, सोवियत विक्ट्री, ये टर्निंग पॉइंट था। उससे हुआ क्या, फिर अगला है कि बैटल ऑफ, ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अल अलामीन, ब्रिटिश विक्ट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। फिर अलग है कि यूएसए एंटर वार आफ्टर पर्ल हार्बर अटैक बाय जापान। पर्ल हार्बर अटैक, जो कि पर्ल हार्बर जो है वो हवाई द्वीप में, हवाईयन आइलैंड इन पैसिफिक ओशियन। यूएसए एंटर द वार आफ्टर पर्ल हार्बर अटैक, पर्ल हार्बर अटैक बाय जापान। और फिर इसमें फिर अपन देखते हैं कि एलाइड, ये तो एक्सिस पावर का हमने यहाँ देखा कि अर्ली विक्ट्री एक्सिस पावर को मिली थी। अब देखते हैं एलाइड को क्या था। एलाइड का ऑफेंसिव क्या था 1944-45 में जो इन्होंने लॉन्च किया, वो था कि एक बोलते हैं डी डे, नॉर्मंडी लैंडिंग जून 1944। नॉर्मंडी लैंडिंग जून 1944। लिबरेशन ऑफ फ्रांस, यूएसएसआर पुशिंग फ्रॉम द ईस्ट। यहाँ पे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के बाद यूएसएसआर वाज पुशिंग फ्रॉम द ईस्ट। और तो एंड ऑफ वार हो गया कुल मिला जुला के। एंड ऑफ वार में ये हुआ कि फॉल ऑफ बर्लिन, मई 1945 में हिटलर कमिटेड सुसाइड। बर्लिन ऑक्युपाइड कर लिया गया मई 1945 में। जर्मनी सरेंडर 8 मई को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। तो 1 सितंबर 1939 से 8 मई 1945 तक चला। लेकिन ये जर्मनी का सरेंडर हो गया, लेकिन अभी यूएसए जापान लास्ट में करेगा।
यूएसए ड्रॉप्ड एटॉमिक बम्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑन अगस्त 1945। मई के बाद अगस्त जापान अभी चल रहा था। जापान सरेंडर ऑन 2 सितंबर। तो 1 सितंबर 43 से 2 सितंबर 45 तक माना जा सकता है। बम्स ऑन नागा हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। जापान सरेंडर ऑन 2 सितंबर 1945। अब देखते हैं की अलायंसेस क्या थे। हमने ऊपर देखा कि एक्सिस पावर थे और एलाइड पावर थे। एक्सिस पावर में इनको वर्ल्ड वार 1 में एक्सिस पावर की जगह यूज किया गया था ट्रिपल अलायंस, और ये था ट्रिपल एंटेटे। एंटेंटे इसमें जर्मन, इसमें ब्रिटेन, ब्रिटेन फ्रांस और रशिया थे उस टाइम। अभी ब्रिटेन फ्रांस यूएसआर है। उसके अलावा यूएसए उसमें और आ गया एलाइड पावर्स में। और चाइना भी था, चाइना जापान के अगेंस्ट था। यूएसए एंटर हुआ 1941 में। तो एक्सिस पावर में आ गए वही पहले वाले, जर्मनी इटली और जापान। पिछली बार पहले वाले में जर्मनी था, इटली था और ऑस्ट्रिया हंगरी था। राष्ट्रीय हंगरी, ये तीन थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। सेकंड में आए अपना है जर्मनी, इटली और जापान। इम्पैक्ट क्या रहा वर्ल्ड वार 2 का? पहला है कि डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन पावर्स सच एज ब्रिटेन, फ्रांस। और इससे क्या हुआ, ये लोग वीक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत वीक हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस। डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन पावर्स हुआ। राइज ऑफ सुपर पावर्स, जो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, यूएसएसआर इमर्ज एज ग्लोबल सुपर पावर, बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर। और कोल्ड वार राइवलरी यहीं से शुरू होती है। पहला हमने देखा डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन पावर सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस, वहां पे बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। तो दूसरा एक राइज ऑफ सुपर पावर्स, यूएसए, यूएसआर और कोल्ड वार शुरू होता है। तीसरा हमने देखा कि डिकोलोनाइजेशन वेव शुरू हुई, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस वीक हुए। नेशनलिस्ट मूवमेंट स्ट्रेंथेंड, स्ट्रेंथन हो गया रैपिड डिकोलोनाइजेशन पोस्ट 1945, जैसे इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। चौथा है कि क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हुआ, न्यू ग्लोबल बॉडी टू मेंटेन पीस, प्रमोट कोऑपरेशन। मेंटेन पीस एंड प्रमोट कोऑपरेशन। डिवीजन ऑफ जर्मनी हुआ, स्प्लिट इनटू ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी था कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर और वेस्ट जर्मनी था यूके फ्रांस कंट्रोल। अब देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ था इसका। मैस तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में यह है कि मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में है कि मैसिव डिस्ट्रक्शन, इसमें सिटीज, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवास्टेटेड, स्पेशली इन यूरोप एंड जापान। मार्शल प्लान इन्होंने लाया 1947 में, यूएसए का था मार्शल प्लान। यूएस इकोनॉमिक एड टू रीबिल्ड यूरोप एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। दो पर्पज थे इसके, कि पहला तो था कि रीबिल्ड रीबिल्ड यूरोप और स्प्रेड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। मार्शल प्लान 1947, इसके दो पर्पज, पहला रिबिल्ड करो यूरोप को और दूसरा कम्युनिज्म की स्प्रेड को रोको। फिर अब देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। यूएसए बिकेम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फाइनेंस एंड इंडस्ट्री। सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ, हमने ऊपर देखा इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखा कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सिटी। मार्शल प्लान ने इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करी टू रीबिल्ड यूरोप एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। उसका मेन एग्जांपल है जर्मनी में। ईस्टर्न जर्मनी कैपिटलिस्ट, वेस्टर्न जर्मनी कैपिटलिस्ट अंडर यूके एंड फ्रांस, और ईस्टर्न जर्मनी अंडर सोवियत यूनियन। इसके अलावा ये बर्लिन भी डिवाइड हुआ था, और एक यहाँ कॉरिडोर बनाया गया था बर्लिन तक जाने के लिए। बर्लिन ईस्टर्न जर्मनी में है, और यहाँ पे ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन, यहाँ पे एक बर्लिन वाल वॉल बनाई गई थी, और एक कॉरिडोर बनाया गया था यहाँ से जाने के लिए। हमने देख लिया मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, मार्शल प्लान लाया गया है टू रीबिल्ड यूरोप एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। तीसरा था ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ, यूएसए बिकेम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड फाइनेंस एंड इंडस्ट्री। सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ, ह्यूमन कास्ट। वहां पे हमने देखा था 1.6 करोड़ वर्ल्ड वार 1 में लोग मारे गए थे, यहाँ पे 70 to 80 मिलियन डेथ्स। 7 से 8 करोड़, मतलब 1.6 से बढ़ के सीधा 7 से 8 गुना ज्यादा हो गया, इतने लोग मारे गए। होलोकास्ट, इसके अलावा ह्यूमन कास्ट में होलोकास्ट एक्टिविटी 6 मिलियन ज्यूज किल्ड, 60 लाख ज्यूज भी मारे गए।
और न्यू आइडियोलॉजी इमर्ज हुई, सांग पुश फॉर ह्यूमन राइट्स, रेशियल इक्वालिटी एंड ह्यूमन्स राइट ड्यू टू वार एक्सपीरियंसेस। न्यू आइडियोलॉजी में ह्यूमन राइट हो गया, रेशियल इक्वालिटी हो गया और वुमेन्स राइट हो गया। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये है कि ट्रामा, लॉस ऑफ फेथ इन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम, लोगों के अंदर ट्रामा डेवलप हुआ और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों का फेथ खत्म हुआ। एग्जिस्टेंशियलिज्म इन कल्चर एंड फिलोसफी, एग्जिस्टेंशियलिज्म इन कल्चर एंड फिलोसफी। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म मेनली ये बोलता है कि एग्जिस्टेंस, हम ह्यूमन लाइफ का पर्पज क्या है, क्या है उनको बोलता है एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एनी पर्पज। एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलती है कि कोई लाइफ का कोई पर्पज नहीं है। तो एक साथ अब ये सुसाइड वेव की तरफ ले जाता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इन कल्चर एंड फिलोसफी। अब आते हैं टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या है हुआ। पहले तो हो गए न्यूक्लियर स्टार्ट हुई, डिस्कवरी एंड यूज ऑफ एटॉमिक पावर लेड टू द न्यूक्लियर आर्म रेस। ओपेनहाइमर, इनका जो ऑपरेशन, डिस्कवरी ऑफ एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर बम, इसका अलग टेक्नोलॉजी, एक तो न्यूक्लियर बम हो गया, दूसरा हो गया रडार, जेट्स और रॉकेट्स। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एट मिलिट्री एंड सिविलियन यूज पोस्ट वार। अब हम देख रहे हैं इटली का, इटली में राइज ऑफ मुसोलिनी एंड फासिज्म। बैकग्राउंड क्या है? ये 1922 में शुरू हुआ, पावर पे आया था मुसोलिनी। इटली में देखते हैं राइज ऑफ मुसोलिनी एंड फासिज्म। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि पहला पोस्ट वर्ल्ड वार वन क्राइसिस, इटली डिस्पाइट बीइंग ऑन द विनिंग साइड। इटली पहले क्या था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली एक साथ थे, बाद में इटली ने साइड स्विच कर दी, आपस में इनका डिस्प्यूट हुआ तो ये था कि इटली डिस्पाइट बीइंग ऑन द विनिंग साइड हेल्ड बिट्रेड एट द ट्रीटी ऑफ वर्साई, रेफर टू द म्यूटिलेटेड विक्ट्री। इन्होंने इसको म्यूटिलेटेड विक्ट्री बोला क्योंकि ये बिट्रायल हो गया इनका। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुए? इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, स्ट्राइक्स थी, फूड शॉर्टेज थे, क्रिएटेड मास डिसकंटेंट। वही ट्रेडिशनल वार के बाद ये सब होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वीक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, राइज ऑफ सोशलिज्म एंड फियर ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड बाय रसिया। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और फियर था कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का, फियर ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। और सोशल अनरेस्ट तो था ही। अब पीजेंट की लैंड सीज कर ली गई थी, पीजेंट लैंड सीजर्स, वर्कर फैक्ट्री ऑक्यूपेशन और मास प्रोटेस्ट। वर्कर ने फैक्ट्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया था, पीजेंट ने लैंड को सीज कर लिया था और मास प्रोटेस्ट थी, इसको बोलते हैं सोशल अनरेस्ट। तो मेनली हमने देखा बैकग्राउंड ये था कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साई में बेटर टर्म्स नहीं मिले, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी क्योंकि वीक कोएलिशन गवर्नमेंट थी और उसको कपल्ड विद इकोनॉमिक हार्डशिप और म्यूटिलेटेड विक्ट्री इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। और एक थ्रेट था कि और दूसरा सोशल अनरेस्ट चल ही रहे थे, चाहे पीजेंट्स की तरफ से हो गए, वर्कर्स की तरफ हो गए या फिर मास प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। तो ये है कि हमने देखना था राइजा मुसोलिनी और फासिज्म देख रहे हैं। तो राइजा मुसोलिनी एंड फासिज्म, इसमें है कि बेनिटो मुसोलिनी ओरिजिनली सोशलिस्ट लेटर शिफ्टेड टू नेशनलिज्म, फाउंडेड फासिस्ट पार्टी इन 1999, 1919 में फाउंड किया फासिस्ट पार्टी को। और इसका फिर आगे एम क्या हुआ कि फासिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, इसने बोला कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म है ये। फासिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो है एक्सट्रीम नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म, 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 एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म एंड एंटी कम्युनिज्म। एंटी कम्युनिज्म ये पहले सोशलिस्ट था, लेकिन ये एंटी कम्युनिज्म है, एंटी लिबरल डेमोक्रेसी भी है।
और ग्लोरीफाइड द स्टेट एबव इंडिविजुअल राइट। तो ये इसका जो फासिज्म है, फासिज्म आइडियोलॉजी, ये देखा जाए तो दो चीजें हम अगर देखें, एक साइड रखें लिबरल, जो यूएस लेड है लिबरलिज्म, और सोशलिज्म जो है रसिया लेड। दोनों से अलग अलग है, ये लिबरलिज्म से ऐसे अलग है कि ये डेमोक्रेसी, एंटी लिबरल डेमोक्रेसी है। मतलब ये लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, लिबरलिज्म लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, और ये सोशलिज्म के भी अगेंस्ट है ऐसे, क्योंकि ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट है। तो इनका मेन पर्पज ये है कि ये केवल फासिज्म जो है एक्सट्रीम नेशनलिज्म है बस, ना तो ये सोशलिज्म है और ना ही ये लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे। इनका केवल एक्सट्रीम नेशनलिज्म चलता था, और वो था कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म प्लस मिलिट्री मिलिटरिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म प्लस मिलिटरिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म प्लस मिलिटरिज्म था इनका। ये एंटी कम्युनिस्ट भी थे, एंटी लिबरल डेमोक्रेसी भी थे। और ये इन्होंने इसने ग्लोरीफाई ये करा कि ग्लोरीफाइड स्टेट एबव इंडिविजुअल राइट्स, स्टेट एबव इंडिविजुअल राइट्स। तो अपन ये चीजें इसमें देख चुके हैं, स्टेट एबव इंडिविजुअल राइट्स। आगे अगर बढ़ते हैं, इसमें फिर है ब्लैक शर्ट्स, फासिस्ट। हमने देख लिया फासिज्म है क्या, फासिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, एंटी कम्युनिस्ट, एंटी डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी। तो मतलब ये इनका अपना अलग सिस्टम, ये एक नया वे है, इनोवेटिव वे है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म और प्लस मिलिटरिज्म। मतलब आप एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हो और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बस इतना ही है फासिस्ट आइडियोलॉजी। तो इसमें आते हैं ब्लैक शर्ट्स, फासिस्ट पैरामिलिट्री स्क्वाड्स। ये मिलिट्रिज्म के ही पार्ट है, फासिस्ट पैरामिलिट्री स्क्वाड्स यूज्ड यूज्ड वायलेंस अगेंस्ट सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल अपोनेंट्स। इनके ब्लैक शर्ट्स थे, इन्होंने वायलेंस यूज्ड वायलेंस अगेंस्ट सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो फिर अगला देखते हैं मार्च ऑन रोम, फासिस्ट मार्च टू द डिमांड पावर। इन्होंने फासिस्ट मार्च टू डिमांड पावर, पावर डिमांड के लिए इन्होंने मार्च करा। किंग विक्टर इमानुअल थ्री इनवाइटेड मुसोलिनी टू फॉर्म गवर्नमेंट, इमानुअल थ्री ने मुसोलिनी को इनवाइट करा, और मुसोलिनी बिकेम प्राइम मिनिस्टर लीगली। ये हुआ 1922 में, यहाँ से इसका टाइम शुरू होता है। 1919 में पार्टी बनाई थी, और 1922 में ही विक्टर इमानुअल ने इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मुसोलिनी बिकेम प्राइम मिनिस्टर लीगली 1922। इनका ब्लैक शर्ट्स ये है कि वायलेंस अगेंस्ट सोशलिस्ट, ब्लैक शर्ट ने ये किया। अब अगर आगे अपन आगे बढ़े हैं, अगला है फीचर्स क्या थे मुसोलिनी के रूल के, फीचर्स ऑफ मुसोलिनी रूल, फीचर्स ऑफ मुसोलिनी रूल। इसका रूल था 1922 से लेकर 43 तक। ये हमने देखा कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म। तो और इसने बोला कि एक तीसरा जो पॉइंट था कि स्टेट के राइट, स्टेट एबव इंडिविजुअल राइट्स। तो ये तीनों मिलके मिलिटरिज्म, मिलिट्री, और प्लस एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड स्टेट एबव राइट्स, ये तीनों मिलके बनाते हैं टोटलिटेरियन स्टेट। मतलब सब कुछ टोटलिटेरियन का मतलब लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अपोजिशन, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड सेक्रेट पुलिस, जिसको ओबीआरए बोलते थे। तो मेनली हम लोग यहाँ से ये याद रखते थे, एक सेक्रेट सेक्रेट पुलिस थी इसकी, और पॉलिटिकल अपोजिशन का सप्रेशन था, प्रेस की सेंसरशिप, ठीक है का। फिर आए कॉर्पोरेट स्टेट, इकोनॉमिक सेक्टर ऑर्गेनाइज इनटू स्टेट कंट्रोल सिंडिकेट्स, स्टेट कंट्रोल सिंडिकेट्स एम टू हार्मोनाइज लेबर कैपिटल रिलेशन। इसने स्टेट कॉर्पोरेशन बनाई, स्टेट कॉर्पोरेशन बनाई टू हार्मोनाइज लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। कॉर्पोरेट स्टेट, स्टेट कॉर्पोरेट्स बनाई टू हार्मोनाइज लेबर एंड कैपिटल रिलेशन। अगला इसका था प्रोपेगेंडा एंड कल्ट पर्सनालिटी, प्रोपेगेंडा एंड कल्ट पर्सनालिटी। इल्ड्यूस
मुसोलिनी प्रेजेंटेड एज इनफेलिएबल सेवियर ऑफ द इटली, कल्ट पर्सनालिटी हो गया, चलो इसको द लीडर बोला गया। ये टर्म है अल्ड्यूज, इसको अल्ड्यूज बोला गया, अल्ड्यूज, इल्ड्यूज, द लीडर या सेवियर ऑफ इटली, अल्ड्यूज द सेवियर ऑफ इटली। मिलिटराइजेशन एंड एक्सपेंशनिज्म, एग्रेसिव फॉरेन फॉरेन पॉलिसी, इन्वेजन ऑफ इथोपिया, 1935 में हमने देखा था इथोपिया का इन्वेजन किया इसने, और इंटरवेंशन इन स्पेनिश सिविल वार, स्पेनिश सिविल वार में इसने इंटरवीन भी किया। अब अपन देखते हैं लैटिन क्या है। स्पेनिश सिविल वार आगे हमने देखा था, ये उनका आपस में था, एक को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे को शायद जर्मनी, यूके वगैरह कर रहा था, ठीक है। अब देखते हैं लेटरन ट्रीटी, रिकॉग्नाइज वेटिकन सिटी एज इंडिपेंडेंट, गेन चर्च सपोर्ट, वेटिकन सिटी को इंडिपेंडेंट, रिकॉग्नाइज एज इंडिपेंडेंट, रिकॉग्नाइज वेटिकन सिटी एज इंडिपेंडेंट, और इससे उसको चर्च का सपोर्ट मिल गया, चर्च सपोर्ट मिला। अब आते हैं अपन इम्पैक्ट ऑफ मुसोलिनी फासिस्ट रिजीम, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इसकी रिजीम का। पहला ये हुआ कि रिस्टोर्ड ऑर्डर, जो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही थी, इसने रिस्टोर्ड किया ऑर्डर, कर्ब सोशलिस्ट अपराइजिंग को कर्ब किया, इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्डर मेंटेन करा इसने, और सेपरेट फ्रीडम, नो पॉलिटिकल फ्रीडम, और रिप्रेशन एंड वायलेंस, जो हमने ऊपर देखा टोटलिटेरियन स्टेट बनाया इसने। फिर अपन देखते हैं इकोनॉमिक मिक्स रिजल्ट है, सम इंडस्ट्रियल ग्रोथ बट स्टेट कोऑपरेशन से बनाई थी इसने, लेबर और कैपिटल के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए, सम इंडस्ट्रियल ग्रोथ बट हैवी स्टेट कंट्रोल से स्टिफल्ड इनोवेशन, वही स्टेट कोऑपरेशन थी तो इनोवेशन हुआ नहीं, कुछ इंडस्ट्री ग्रोथ हुआ। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी इसकी थी, इंक्रीज टेंशन इन यूरोप, इटली अलाइंड विथ नाजी जर्मनी, पैक्ट ऑफ स्टील, पैक्ट ऑफ स्टील हो गया, लेड टू डिजास्टर, मुसोलिनी's alliance with Hitler dragged Italy into World War II, resulting in military defeat and his eventual fall in 1943। ठीक है, इसमें से जो हम लोग याद रख सकते हैं कि चलो ये तो जनरल चीज है कि रिस्टोर करा उसने ऑर्डर, रिस्टोर्ड ऑर्डर, और ये तो हम देख लिया। इकोनॉमिक मिक्स रिजल्ट थे इसके कि स्टिफल्ड इनोवेशन और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी, हमने वो देखा है, इथोपिया वाला देखा है और स्पेनिश वार वाला देखा है, लेड टू डिजास्टर, इवेंचुअल फॉल इन 1943। जर्मनी एंड, अब देखते हैं अपन जर्मनी एंड राइज ऑफ हिटलर, ये 1922 में आ गया था, मुसोलिनी 1919 में पार्टी बनाई थी, ये आते हैं लगभग 1932 में, 20 साल बाद में या 10 साल बाद। और इसका एस्पेक्ट देखते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919 में हुई थी, ये हार्श कंडीशंस, जो इसमें था हार्श कंडीशन क्या क्या थी, वार गिल्ट क्लास था एक, और मैसिव रिपेरेशन देना था उनको, और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और टेरिटोरियल लॉसेज हुए थे। ये ओवरऑल लेड टू द ह्यूमिलिएशन एंड रिसेंटमेंट इन जर्मनी, ह्यूमिलिएशन एंड रिसेंटमेंट। ट्रीटी ऑफ वर्साई के टर्म्स क्या थे कि वार गिल्ट क्लास था, मैसिव रिपेरेशन था, और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन थे, इसके साथ साथ टेरिटोरियल लॉस भी हुआ था। और इनका 1919 से लेकर 33 तक वाइमार रिपब्लिक था, इसमें फिर वही था इटली वाला सिस्टम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ग्रोथ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है हाई, चीजें सब पॉलिटिकल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों अनस्टेबिलिटी थी वाइमार रिपब्लिक में 1919 से लेकर 33 तक, और उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया 1929 की क्राइसिस ने, और इनको जो वो रिपरेशन देने थे, मैसिव रिपरेशन देने थे, तो हुआ क्या, वाइमार रिपब्लिक डेमोक्रेटिक थी ये बट वीक गवर्नमेंट, एसोसिएटेड विद डिफीट एंड ह्यूमिलिएशन, लोग इसको डिफीट और ह्यूमिलिएशन से जोड़ते थे। फ्रिक्वेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है कि हाइपर इन्फ्लेशन था 1923 में, ग्रेट डिप्रेशन 1919 का काज मैसिव अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, हाइपर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोल दीजिए आप स्टैगफ्लेशन। फिर अपना आते हैं सोशल डिस्कंटेंट, द फियर ऑफ कम्युनिज्म था, वो दोनों जगह ही था, फियर ऑफ कम्युनिज्म, ये लोग दोनों फासिज्म और नाजिज्म दोनों स्ट्रांगली एंटी कम्युनिस्ट हैं। अमंग वेटरन्स, एंगर था अमंग वेटरन, और नेशनल ह्यूमिलिएशन फ्यूल्ड बाय एक्सट्रीमिज्म,
अब देखते हैं एडॉल्फ एडॉल्फ हिटलर की अर्ली राइज क्या है। इसका बैकग्राउंड ये था कि ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और सर्व इन जर्मन आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 और इम्बिटर्ड बाय डिफीट। इसका एक पार्टी का नाम था एनएसडैप। एनएसडैप नेशनल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, ऐसे कुछ करके एनएसडैप। नाजी पार्टी इसको हम बोल सकते हैं, वैसे नाजी पार्टी। ज्वाइंट स्मॉल नेशनलिस्ट पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1990, रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, नाजी पार्टी याद रखेंगे बस। बियर हाल पुश क्या है ये? फेल्ड कूप अटेम्प्ट इन म्यूनिक, इम्प्रिजन। इसने कूप अटेम्प्ट करा म्यूनिक में, इम्प्रिजन किया गया। वहां पे जेल में इसने लिखा माइन टीम पेन, माइन काम, मेरा संघर्ष। इसका मतलब है मेरा संघर्ष, माइन काम। आउटलाइनिंग हिज आइडियोलॉजी, आर्यन सुपरमेसी, एंटी सेमिटिज्म एंड लेवंस राम। ये तीन हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं। एंड आर्यन सुपरमेसी, ये आर्यन रेशियल सुपरमेसी हो गया। एंटी सेमिटिज्म मतलब अगेंस्ट ज्यूज, ये हो गया एंटी जू अगेंस्ट जूज परसिक्यूशन की जो आइडियोलॉजी है वो एंटी सेमिटिज्म बोलते हैं। आर्यन सुपरमेसी और लेबन फ्रॉम एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी जैसे किसी जानवर को मतलब किसी भी एनिमल या फिर किसी भी एक एनिमल को रहने के लिए एक सफिशियंट स्पेस चाहिए होता है और तभी वो ग्रो कर सकता है और बढ़ सकता है। तो ये एक 11th राम है, एक लिविंग स्पेस का कॉन्सेप्ट था। तो उसने बोला कि जर्मनी को ग्रो करके और बड़ा होने के लिए एक उसको एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए। तो ये 11th राम ने एक्सपेंशन को प्रमोट करा कि हमको एक्सपेंड करना है, बहुत सारी लैंड एक्वायर करनी है नेबरिंग। तो हमने देख लिया आर्यन आर्यन सुपरमेसी आर्यन सुपरमेसी देख लिया, एंटी सेमिटिज्म देख लिया और 11th राम देख लिया। आर्यन सुपरमेसी, एंटी सेमिटिज्म और 11th राम। अब आते हैं फैक्टर्स बिहाइंड। अब अगला देखेंगे फैक्टर्स बिहाइंड हिटलर्स राइज टू पावर। फैक्टर्स बिहाइंड हिटलर राइज टू पावर। उसमें पहला है इकोनॉमिक डिस्पेयर। इकोनॉमिक डिस्पेयर, ग्रेट डिप्रेशन डिस्ट्रॉयड फेथ इन डेमोक्रेसी। जो वेमार रिपब्लिक था 1900 लेके 34 तक, ये हमने ऊपर देखा। वेमार रिपब्लिक ये 19 लेके 35 तक ये डेमोक्रेटिक था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन डिस्ट्रॉयड फेथ इन डेमोक्रेसी, पीपुल सॉट रेडिकल सॉल्यूशन। इसका प्रोपेगेंडा और ऑरेटरी बहुत अच्छी थी। हिटलर्स स्पीचेस प्रॉमिस्ड टू रिस्टोर जर्मन प्राइड एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेंथ। फिर हमने देखा कि वीक वेमार रिपब्लिक था ही। कोएलिशन गवर्नमेंट्स, ये कोएलिशन गवर्नमेंट थी, बार बार फाल होती थी, इनएबिलिटी टू हैंडल क्राइसिस इफेक्टिवली। ये सब फैक्टर हैं बिहाइंड राइज ऑफ हिटलर। पहला तो वीक वेमार रिपब्लिक और इकोनॉमिक डिस्पेयर था आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, फेथ इन डेमोक्रेसी इरोड हुआ, पीपल साट रेडिकल सॉल्यूशंस। और हमने देखा फियर ऑफ कम्युनिज्म, ये सभी जगह है, दोनों में ही है फियर ऑफ कम्युनिज्म। हिटलर पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज ए बुलवार्क अगेंस्ट द कम्युनल रिवॉल्यूशन और सपोर्ट फ्रॉम एलीट ग्रुप्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सपोर्ट फ्रॉम एलीट ग्रुप्स। परेशान हो गए थे ये वेमार रिपब्लिक के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उन चीजों से, तो उनको बिजनेस कर नहीं पा रहे थे सही से, तो उन्होंने सपोर्ट करा सपोर्ट फ्रॉम एलीट ग्रुप सच एज इंडस्ट्रियलिस्ट, मिलिट्री एंड कंजर्वेटिव सपोर्टेड हिटलर टू मेंटेन ऑर्डर। अब देखते हैं अपन पाथ टू डिक्टेटरशिप। 1932 में क्या हुआ? नाजी पार्टी बिकेम लार्जेस्ट पार्टी इन द रिस्टैग, जर्मन पार्लियामेंट है रिस्टैग। नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी हो गई ये 1932 में। लेकिन लार्जेस्ट पार्टी का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी मिल गई है, लार्जेस्ट पार्टी हुई। उसके बाद फिर होता है 1933 में हिटलर अपॉइंटेड है चांसलर ऑफ जर्मनी। ये वाटरशेड मूवमेंट है, वो 22 में हुआ था। कौन? मुसोलिनी 22 में हुआ था और हिटलर 35 में, 11 साल बाद।
अपॉइंटेड चांसलर ऑफ जर्मनी। अब अपन देखते हैं रीस्टेट फायर। जर्मन पार्लियामेंट में फरवरी 1933 में आग लग गई, तो इसने यूज किया इसको टू क्रैक डाउन ऑन द कम्युनिस्ट एंड सिविल लिबर्टीज। ये फायर को उसने यूज करा टू क्रैक डाउन ऑन कम्युनिस्ट एंड सिविल लिबर्टीज। फिर हुआ कि इनेबलिंग एक्ट इन्हें पास किया। इनेबलिंग एक्ट पास किया 1933 में। गेव हिटलर डिक्टोरियल पावर्स। गेव हिटलर डिक्टोरियल पावर्स लीगली फॉर 4 years। इनेबलिंग एक्ट लीगली फॉर 4 years के लिए इसको इनेबलिंग एक्ट ने डिक्टेटोरियल पावर दे दी। इनेबलिंग एक्ट डिक्टेटोरियल पावर 4 years। अब देखते हैं बैनिंग ऑफ अदर पार्टीज। बाय 1934 जर्मनी बिकेम ए वन पार्टी नाजी स्टेट। वो ये सेम उसने भी किया था, मुसोलिनी ने भी। नाजी ऑफ द लॉन्ग नाइट्स पर्ज इंटरनल राइवल्स। नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स इसने किया। पार्टी के अंदर जो राइवल्स थे उनको भी मार डलवाया, इंटरनल राइवल्स जो थे। डेथ ऑफ प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग हिंडनबर्ग। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ हुई 1934 में। हिटलर मर्ज ऑफिसेज ऑफ चांसलर एंड प्रेसिडेंट और बन गया फ्योरर। इसने मर्ज प्रेसिडेंट एंड चांसलर। यहाँ से शुरू होता है इसका नंगा नाच। बीकेम फ्यूरर। इसने मर्ज कर दिया चांसलर और प्रेसिडेंट को। अब देखते हैं यूरोप इन 1943 42 में ऐसा था यूरोप। फीचर्स ऑफ नाजी जर्मनी क्या थे? फीचर्स ऑफ नाजी जर्मनी क्या थे? उसमें अपन देखेंगे पहला था ये कि एक मुसोलिनी वाला भी जो फासिज्म था वो भी टोटलिटेरियन स्टेट था, ये भी टोटलिटेरियन स्टेट है। एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर पॉलिटिक्स, प्रेस, एजुकेशन एंड यूथ। टोटलिटेरियन स्टेट यहाँ पे है रेडिकल आइडियोलॉजी। बर्लिन बिलीव इन आर्यन सुपरियरिटी, सिस्टमेटिक परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज, इसको एंटी सेमिटिज्म बोलते हैं। तो इसका हो गया कि आर्यन सुपरियरिटी, रेशियल सुपरियरिटी जिसको बोला हमने, रेशियल सुपरियरिटी, एंटी सेमिटिज्म, ये होलोकॉस्ट और रेडिकल आइडियोलॉजी हो गई इसकी। और ये कम्युनिस्ट के भी अगेंस्ट था। और उसमें भी हमने देखा था कि जो फासिज्म है उसमें हमने देखा कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म थी प्लस मिलिटरिज्म था। यहाँ भी है मिलिटरिज्म, यहाँ भी है। मैसिव रीआर्मामेंट, वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल टर्म्स। मैसिव रीआर्मामेंट इसने किया और एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म। हाँ, हमने ये 3 कॉन्सेप्ट देखे थे लेबन्सराम वाला, ये यहाँ पे जो है लेबन्सराम। दो यहाँ पे हो गए कि एंटी सेमिटिज्म ये हो गया, परसिक्यूशन ऑफ ज्यू, आर्यन सुपीरियरिटी, दो यहाँ पे हो गया, तीसरा है लेबन्सराम। ये तीन इसकी मेन फिलॉसफी थी, आइडियोलॉजी थी। लिविंग स्पेस, लिविंग स्पेस पॉलिसी, एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड एंड इन्वेजन ऑफ पोलैंड। लिव इन स्पेस मतलब वो बोलता था कि जर्मन लोगों को अगर ग्रो करना है, राइज करना है, तो उनको ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, तभी वो ग्रो कर पाएंगे। जैसे एक ऑर्गेनिज्म ज्यादा जगह मिलती है तो ही ग्रो पाता है। तो उस चक्कर में उसने एनेक्स किया ऑस्ट्रिया को, सदेटनलैंड को और पोलैंड का इन्वेजन किया। पोलैंड के इन्वेजन से ही तो शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या रहा है हिटलर के रूल का। पहला है इकोनॉमिक रिकवरी इनिशियली हुई, रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू पब्लिक वर्क्स, मिलिटराइजेशन, मतलब आर्मी में नौकरी दे दी, पब्लिक वर्क करे, और अटार्की प्रोग्राम्स, अटार्की प्रोग्राम्स, सस्पेंशन ऑफ डिसेंट। तो पहला इम्पैक्ट हुआ कि इनिशियली इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ। दूसरा ये था कि डिसेंट का सप्रेशन हुआ, नो फ्री प्रेस, पॉलिटिकल अपोजिशन बैंड, ब्रूटल रिप्रेशन। ये इसको ब्रूटल रिप्रेशन को बोलते हैं अपन लोग गेस्टापो, और कंसंट्रेशन कैंप्स। ये दो वर्ड हैं, गेस्टापो और कंसंट्रेशन कैंप्स। अगला ये था कि रोड ये लीड टू द वर्ल्ड वॉर 2।
हिटलर्स एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टली ट्रिगर्ड वर्ल्ड वॉर 2 और ह्यूमन कैटास्ट्रोफ। होलोकास्ट जो था सिस्टमेटिक जीनोसाइड ऑफ 6 मिलियन, मतलब 60 lakhs ज्यूज। होलोकास्ट। अटारकी प्रोग्राम्स ये देखना है, अटारकी प्रोग्राम्स क्या है। अपन आगे बढ़ते हैं, हम नाजीजम और फाजिज्म का कंपेरिजन कर लेते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, जानने के लिए जरूरी है, पूछा जा सकता है। पहला है कि फासिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, कोर आइडिया क्या है। फासिज्म बोलता था एन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एम्फेसाइजिंग एक्सट्रीम नेशनलिज्म। हमने देखा था कि ये इसका है एक्सट्रीम नेशनलिज्म और डिक्टेटोरियल लीडरशिप, मिलिटरिज्म। हमने ये दो चीजें दे दी, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म और सप्रेशन ऑफ डिसेंट। नाजीज्म में क्या है कि ये और एक स्टेप आगे है, मोर रेडिकल एंड रेशियलाइज्ड फॉर्म ऑफ फासिज्म। ये मोर इसमें है कि ये एक रेशियलाइज्ड फॉर्म ऑफ फासिज्म है। क्लियर हो गया डाउट, एक रेशियल वर्जन था उसका ये बस। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुसोलिनी ने रेसिज्म नहीं फैलाया, खास करके ज्यूज का जो एंटीसेमिटिज्म था, ज्यूज के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। ये है रेडिकलाइज्ड फॉर्म ऑफ फासिज्म, रेशियलाइज्ड फॉर्म। एक रेडिकल तो है ही है, मोर रेडिकल है ये। इसमें ये है कि नाजिज्म और फासिज्म में डिफरेंस ये है कि फासिज्म, नाजिज्म जो है मोर रेडिकल है और ये एक रेशियल वर्जन है, रेशियल वर्जन है फासिज्म का। मतलब कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म है लेकिन वो रेस की बेसिस पे है। मिलिट्रिज्म है लेकिन उसका यूज किया जा रहा है रेशियल सुपरमेटी दिखाने के लिए। उसके जो तीन कॉन्सेप्ट थे नाजिज्म के, एक है रेशियल सुपरमेटी सुपरमेसी, दूसरा है एंटी सेमिटिज्म और तीसरा है लेवेंसराम। तो ये एक रेशियल वर्जन था फासिज्म का, स्पेसिफिक टू जर्मनी अंडर हिटलर, फोकस्ड ऑन आर्यन, रेशियल सुपरमेसी, एंटी सेमिटिज्म एंड लेवेंसराम। ये हमने तीनों देखा आगे। तो अगर हमने ये लोग बनाए फासिज्म, ये हो गया उसका एक, ये सबसेट है नाजिज्म, छोटा सा पार्ट है। और इसकी विशेष स्पेशलिटी ये है कि ये फासिज्म ही है लेकिन ये रेशियल फासिज्म है। ये रेस की बेसिस पे फासिज्म आइडियोलॉजी अप्लाई गई है और उसके टारगेट मेनली रहे ज्यूज। अब ओरिजिन देखते हैं। फासिज्म ओरिजिनेट हुआ इन इटली इन 1999 अंडर बेनिटो मुसोलिनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, एक्सप्लॉइटिंग नेशनल ह्यूमिलिएशन। इसको इन्होंने बोला था नेशनल ह्यूमिलिएशन, इनका क्या हुआ था कि इसको बोला था ह्यूमिलिएटेड विक्ट्री, ह्यूमिलिटेटेड विक्ट्री या कुछ ऐसे विक्ट्री करके बोला है। ह्यूमिलिटेटेड विक्ट्री ऐसे स्टार्ट ऑफ है। और दूसरा है कि एक्सप्लॉइटिंग नेशनल ह्यूमिलिएशन, फियर ऑफ कम्युनिज्म एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। तो चलो, वर्ल्ड वॉर 1 का ह्यूमिलिएशन था, कम्युनिज्म का फियर था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। ये कम्युनिज्म तो सभी जगह आ रहा है। नाजिज्म में क्या है, इमेजिन जर्मनी इन अर्ली 1920s, मतलब इस्टेब्लिश जाके तो 1933 में हुई जब हिटलर आया, लेकिन ये इमर्ज हो गया था अर्ली 20 थ्रू द नाजी पार्टी लेड बाय एडोल्फ हिटलर, रूल्ड बाय रिसेंटमेंट ओवर ट्रीटी ऑफ वर्साई, इकोनॉमिक कोलैप्स एंड नेशनलिस्ट fervor। और वो वेमार रिपब्लिक, इसके फेल्योर भी थे वेमार रिपब्लिक के। वैसे इटली में भी था, गवर्नमेंट फेल्योर थे। अब आते हैं की फीचर्स पे, आते हैं क्या है फासिज्म में। क्या था, लीडर, दोनों लीडर वर्शिप को देखा जाए तो मुसोलिनी एज इल ड्यूस द लीडर, अल्ड्यूस को बोलते हैं द लीडर, और वहां पे फ्योहरर, ये एक टर्म कोट कर सकते हैं, फ्योहरर अल्ड्यूस, दोनों में था, ये सिमिलरिटी है। लीडर वर्शिप थी अल्ड्यूस और फ्योहरर। फ्योहरर तो प्रेसिडेंट और चांसलर मिला के फ्योहरर, उसने एक नया पोस्ट क्रिएट किया। और अल्ड्यूस का मतलब है द लीडर। अब अगर नेक्स्ट देखेंगे एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ इटालियन। हमने देखा था एक्सट्रीम नेशनलिज्म, तो फासिज्म नाजिज्म भी एक इसका वर्जन ही है फासिज्म का, तो दोनों में एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द इटालियन नेशन एंड एम्पायर, इसमें भी है ग्लोरिफिकेशन ऑफ द जर्मन आर्यन रेस एंड सुपीरियरिटी ओवर अदर। तो हमने देखा कि ग्लोरिफिकेशन तो है जर्मनी, जर्मन का, लेकिन सबका नहीं, इसमें केवल आर्यन रेस का है। तो हमने देख लिया कि इसमें ग्लोरिफिकेशन तो है नेशन का, लेकिन यहाँ पे रेशियल वर्जन आता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्यन रेस एंड सुपीरियरिटी ओवर अदर्स। तो मेनली नाजिज्म में हम रेस ले आ जाएंगे तो काम हो जाएगा डिफरेंस में भी। ग्लोरिफिकेशन ऑफ इटालियन नेशन, यहाँ पे है ग्लोरिफिकेशन ऑफ जर्मन रेस, जर्मन आर्यन रेस।
और मिलिटरिज्म की बात करी जाए तो वार एंड कन्क्वेस्ट एज ए मीन ऑफ नेशनल रिवाइवल, एंड वार, यहाँ पे वार भी है प्लस रेशियल कन्क्वेस्ट भी है, दोनों। वार एंड कन्क्वेस्ट एज मीन्स ऑफ नेशनल रिवाइवल, यहाँ पे है वार एंड रेशियल कन्क्वेस्ट। अगर अब बात करी जाए, और 11th राम एज ए डेस्टिनी है, वहाँ की वार और रेशियल कन्क्वेस्ट के बाद लिविंग स्पेस मिल जाएगा जर्मनी आर्यन लोगों को। टोटालिटेरियन स्टेट की बात करें तो स्टेट कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नो अपोजिशन अलाउड। और वहां पे तो मोर एक्सट्रीम था नाजीजम में, इवन मोर एक्सट्रीम टोटालिटेरियन कंट्रोल, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन फ्रॉम यूथ। यहाँ पे तो और एक नेक्स्ट स्टेप था, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन फ्रॉम यूथ। इसका एक्सट्रीम वर्जन हमने देखा कि है वो फासिज्म का एक्सट्रीम वर्जन है नाजीजम। अब बनाते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स रेस, लेस एम्फेसिस ऑन रेशियल प्योरिटी, लेस एम्फेसिस ऑन रेशियल प्योरिटी, यहाँ पे फोकस ऑन नेशनलिज्म। फासिज्म का फोकस नेशनलिज्म ही है शुरुआत। और यहाँ पे फासिज्म है इंटेंस रेसिज्म एंड एंटीसेमिटिज्म, होलोकास्ट अगेंस्ट ज्यूज एंड अदर माइनॉरिटीज, 60 लाख लोगों को मार डाला इन्होंने होलोकास्ट में। यहाँ पे हम आइडियोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन में गेस्टापोज भी देखते हैं, गेस्टापोज। अब अगर एंटी कम्युनिज्म की बात करी जाए, दोनों ही इन एंटी कम्युनिज्म एंड एंटी लिबरलिज्म, कॉमन हेट्रेड, कॉमन हेट्रेड फॉर कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी तीनों के लिए हेट्रेड है। इसमें भी सेम है बट रेशियल कंपोनेंट्स एडेड। ठीक है। अब मेथड यूज की बात करे जाए तो प्रोपेगेंडा यूज करें इन्होंने, मास रैलीज, कंट्रोल्ड प्रेस, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लीडर। हमने देखा था इल ड्यूस द लीडर, मुसोलिनी को बोलते थे, और बोलते थे फ्यूहेरर, फ्यूहेरर बोलते थे हिटलर को। यूथ इंडोक्ट्रिनेशन, फासिस्ट यूथ इटली में, हिटलर यूथ जर्मनी में। सप्रेशन ऑफ डिसेंट, सेक्रेट पुलिस, ओवीआरए इन इटली एंड गेस्टापो इन जर्मनी। ये याद रखना, सेक्रेट पुलिस, ओवीआरए इन इटली एंड गेस्टापो इन जर्मनी, गेस्टापो इन जर्मनी। सेक्रेट पुलिस, ओवीआरए इन इटली, गेस्टापो इन जर्मनी। और इम्प्रिजनमेंट, टॉर्चर और एग्जीक्यूशन ऑफ अपोनेंट्स। अब देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी। इस वहां तो हमने देखा था मुसोलिनी ने स्टेट कॉरपोरेशंस बनाई थी, इसको बोलते हैं कॉरपोरेट स्टेट। स्टेट, कॉरपोरेट स्टेट, वहां पे स्टेट खुद चला रहा था टू मैनेज लेबर एंड कैपिटल रिलेशन। इनिशियल थोड़ा सक्सेस मिला था लेकिन बाद में उतना नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसी में देखा था स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म, कॉरपोरेट स्टेट इन इटली एंड रीअरमेंट एंड अटार्की इन जर्मनी। रियर रीआर्मामेंट, रीआर्मामेंट, रीआर्मामेंट एंड अटार्की, रीआर्मामेंट एंड अटार्की। रीआर्मामेंट से उन्होंने मिलिट्री वगैरह में भी जॉब क्रिएट करे थे, और अटार्की, अटार्की से इन्होंने ये अटार्की एक तरह का प्रोटेक्शनिज्म है। रीआर्मामेंट और प्रोटेक्शनिज्म से जर्मनी ने इकोनॉमिक पॉलिसी इसकी ये थी। तो हम लिख सकते हैं रीआर्मामेंट और अटार्की और कॉर्पोरेट स्टेट इन इटली। अब इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट पे अगर देखा जाए तो इटली में क्या हुआ कि एग्रेसिव एक्सपेंशन हुआ, उसने इथोपिया पे अटैक किया, अल्बानिया पे किया। इथोपिया 1935 में हमने देखा था स्पेन और इंटरवीन किया स्पेनिश सिविल वार में 1936। देखें अलायंस विद नाजी जर्मनी इवेंचुअली डिफीट एंड फॉल इन वर्ल्ड वार टू। जर्मनी का क्या है, इनिशिएटेड वर्ल्ड वार टू, caused the immense destruction, prepared the Holocaust, perpetrated the Holocaust and eventually defeat in 1945। अब अपन आते हैं कोल्ड वार पे। 1945 से लेके जब तक सोवियत यूनियन का विघटन नहीं हो गया तब तक चला। इसकी डिफिनेशन क्या है कोल्ड वार की?
इसकी डिफिनेशन है एन इंटेंस पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल राइवलरी। मेनली तो आइडियोलॉजिकल राइवलरी ही थी, तो सब उससे इमिनेट होते हैं। पॉलिटिकल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल राइवलरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बिटवीन यूएसए कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड यूएसएसआर कम्युनिस्ट ब्लॉक विदाउट डायरेक्ट, ये मेन है, विदाउट डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए इसको कोल्ड वार बोलते हैं, बिटवीन द टू सुपर पावर्स। इसमें काजेज क्या थे कोल्ड वार के? कोल्ड वार के अगर काजेज देखा जाए, पहला है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी वर्सेस वन पार्टी रूल। मेनली तो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था। वर्ल्ड वॉर 2 की अलायंसेस ब्रोक डाउन। वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों एक साथ थे। वर्ल्ड वॉर 2 अलायंसेस ब्रोक डाउन, यूएसएसआर से एक्सपेंशन इन ईस्टर्न यूरोप अलार्म द यूएसए। एक्सपेंशन इन ईस्टर्न यूरोप अलार्म यूएसए। ईस्टर्न जर्मनी तो इसी के कंट्रोल में था। अब आते हैं पावर वैक्यूम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। Collapse of old European powers such as Britain and France led to USA and USSR dominant. Left USA and USSR dominant. मल्टीपोलर से बाईपोलर हो गया, क्योंकि बाकी जर्मनी और, पहले मल्टीपोलर था जब फ्रांस और ब्रिटेन भी था, फ्रांस ब्रिटेन यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों की पावर कम हो गई तो अब बाईपोलर हो गया, तो फिर हो गया कोल्ड वॉर। एटॉमिक राइवलरी की बात करी जाए, यूएसएस यूज ऑफ एटॉमिक बम्स एंड न्यूक्लियर मोनोपोली टिल 1949 क्रिएटेड टेंशंस। यहाँ पे उसने भी एक्वायर कर लिया, रसिया ने भी। डिफरेंट पोस्ट वार गोल्स, जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ दोनों के गोल डिफरेंट थे। यूएसए प्रमोटेड ओपन मार्केट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, यूएसएसआर वांटेड बफर स्टेट्स फॉर सिक्योरिटी। यूएसए प्रमोटेड ओपन मार्केट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, यूएसएसआर वांटेड बफर स्टेट फॉर सिक्योरिटी, जो कि उसने क्रिएट भी करा है यूएसएसआर के फॉर्म में। की इवेंट्स ऑफ द कोल्ड वॉर क्या थे? पहला है कि आयरन कर्टन स्पीच 1946। आयरन कर्टन हैज फॉलन। आयरन कर्टन स्पीच, चर्चिल वार्न ऑफ सोवियत डोमिनेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप। आयरन कर्टन स्पीच, सोवियत डोमिनेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप, चर्चिल ने इसके लिए अगेंस्ट वार्न किया, सोवियत डोमिनेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप। और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ये चेंज हुआ। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, यूएसए प्लीडेड टू कंटेन कम्युनिज्म ग्लोबली। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का मतलब है कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। और मार्शल प्लान 1947 में आया था, इकोनॉमिक एड टू रीबिल्ड यूरोप एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म रोकना था, रीबिल्ड और स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म रोकना था। हमने ऊपर देखा मार्शल प्लान। बर्लिन ब्लॉकेट की बात करी जाए, जो ये बर्लिन ब्लॉकेट हुआ था 1949 में, हमने ऊपर देखा था कि ये है जर्मनी, ये है वेस्ट जर्मनी, और ये है ईस्ट जर्मनी। तो इधर ईस्ट जर्मनी में बर्लिन है, तो आधा बर्लिन भी डिवाइड हुआ था, यहाँ पर बर्लिन वॉल थी और एक कॉरिडोर बनाया गया था। तो ईस्ट जर्मनी अंदर यूएसएसआर ने ये कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया, इसको बोलते हैं बर्लिन ब्लॉकेड। तो यहाँ पे जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी में फूड और ये सारी चीजें नहीं पहुंचाई जा सकी। तो फिर क्या किया ईस्टर्न जर्मनी, यूएसए को, उसमें ये लोग प्लेन से पहुंचाए, तो यहाँ पे लोगों को पहुंचाया गया बाद में। और दूसरा ये हुआ कि डेवलपमेंट, वेस्ट 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 के साइड डेवलपमेंट हुआ, इधर कुछ हुआ ही नहीं। वैसे ही यहाँ भी वेस्ट के साइड डेवलपमेंट हुआ, ईस्ट में कुछ हुआ ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे ये बर्लिन ब्लॉकेट फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक करा, तो इन्होंने एयर सप्लाई की। बर्लिन ब्लॉकेट, यूएसएसआर ब्लॉक्ड वेस्ट बर्लिन, यूएसए रिस्पॉन्डेड विद मैसिव एयर सप्लाई ऑपरेशन। बर्लिन ब्लॉकेट हमने देख लिया, बर्लिन ब्लॉकेट एंड एयरलिफ्ट, ये है की इवेंट्स ऑफ कोल्ड वार हैं ये। फॉर्मेशन ऑफ नाटो, मिलिट्री अलायंस अमंग वेस्टर्न डेमोक्रेसी, नाटो और वारसा, नाटो कंट्रीज और वारसा पैक्ट कंट्रीज, ये हमने देख लिया, नाटो और वारसा, ये दो ग्रुप बन गए। मिलिट्री अलायंस अमंग वेस्टर्न डेमोक्रेसीज नाटो हो गया, और वारसा में हो गया अपना सोवियत काउंटर अलायंस ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज। कोरियन वार, ये मेन इवेंट आता है, कोरियन वार 1950-53, प्रॉक्सी वार, यूएसए एंड एलाई सपोर्टेड साउथ कोरिया, चाइना एंड यूएसएसआर सपोर्टेड नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड यूएसएसआर और यूएसए एंड एलाइज।
हमने देख लिया 1950 से 53 तक चलता है कोरियन वार। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में होता है। इसमें ये था कि क्लोजेस्ट द वर्ड केम टू न्यूक्लियर वार, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। यूएसएसआर प्लेस्ड मिसाइल्स इन क्यूबा, इंटेंस यूएस सोवियन सोवियत कन्फ्रंटेशन। अब अपन आते हैं, ये तो हमने क्यूबन वार देख लिया, कोरियन वार देख लिया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देख लिया, और वियतनाम वार जाते हैं। वियतनाम वार में यूएस की बहुत किरकिरी है। 1955 से 75 तक चला। यूएसए ट्राइड एंड फेल्ड टू प्रिवेंट कम्युनिस्ट टेक ओवर इन वियतनाम। यूएसए ट्राइड एंड फेल्ड टू प्रिवेंट कम्युनिस्ट टेक ओवर इन वियतनाम, इसको बोलते हैं वियतनाम वार। फिर 1970 में आता है डिटेंट पीरियड ऑफ ईजिंग टेंशन, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, जो स्टार्ट ट्रीटी वगैरह इन दोनों के बीच में शुरू हो गई यहाँ पे। पीरियड ऑफ ईजिंग टेंशन 1970 में। आर्म्स, हमने न्यू स्टार्ट ट्रीटी देखी है, स्टार्ट ट्रीटी देखी है, सब इसी टाइम साइन हुई यूएसए और रसिया के बीच में। मेनली ये ईजिंग टेंशन, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी सच एज न्यू स्टार्ट 2011 में निगोशिएट किया गया स्टार्ट ट्रीटी। फिर है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979। यूएसए सपोर्टेड अफगान मुजाहिदीन, जो बाद में तालिबान बने। यूएसए सपोर्टेड अफगान मुजाहिदीन, रिन्यूड कोल्ड वार हॉस्टिलिटी। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। और फिर है 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जो हमने देखा था कि ये है जर्मनी, ईस्ट, यहाँ पे बर्लिन था, ये वॉल बनाई गई थी ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन के बीच में, ये फॉल हो गई। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 1989, सिंबॉलिक एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल इन ईस्टर्न यूरोप। फिर अगला क्या है, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर 1991, ऑफिशियल एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यूएसए इमर्ज एज सोल सुपर पावर। अब आते हैं मेजर फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर क्या थे। एक है कि बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इसके ये था कि ये यूएसए वर्सेज यूएसए था, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक अलायंसेस। मिलिट्री में नाटो और वार्सा हो गया। फिर देखते हैं अपन प्रॉक्सी वार्स, इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया, सबसे पहले आता है कोरिया में। उसके बाद फिर है कोरिया के बाद है वियतनाम, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वियतनाम, अफगान, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगान 1979, और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। आर्म रेस की बात करें जाए, न्यूक्लियर बम बिल्डअप, डेवलपमेंट ऑफ आईसीबीएम और हाइड्रोजन बम। तो ये एक बाइपोलर वर्ड आ रहा था, प्रॉक्सी वार थी, आर्म रेस को इसने बढ़ावा दिया, और स्पेस रेस को भी बढ़ावा दे, कंपटीशन फॉर द टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी, उस स्पुतनिक वर्सेस पोलो मिशन। अगला है कि आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा था, ईच ब्लॉक पोर्ट्रेड इटसेल्फ एज द डिफेंडर ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ, मेनी एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज चोज नॉट टू बी फॉर्मली अलाइन विथ ईदर ब्लॉक। इम्पैक्ट क्या हुआ कोल्ड वार का। पहला है कि ग्लोबल टेंशन, फ्रीक्वेंट क्राइसिस, फियर ऑफ न्यूक्लियर वार, और डीकॉलोनाइजेशन हुआ कोल्ड वार की वजह। न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफन फ्रॉट बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज इन वेस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज इन ईस्ट। और अगला है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एक है ग्लोबल टेंशन लगातार बना रहा, डिकोलोनाइजेशन को भी फ्यूल मिला, रशिया ने काफी काफी कंट्रीज के सब उसके डिकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करा। इकोनॉमिक सिस्टम्स, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, वेस्ट में ये और ईस्ट में ये। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज हुए, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में। और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इन 1991, collapse of USSR led to the unipolar world order dominated by USA। अब आते हैं यूरोप आफ्टर 1945 एंड डीकोलोनाइजेशन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुए आफ्टर 1945 में, डिवीजन ऑफ यूरोप, स्प्लिट इनटू वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट ब्लॉक। 1945 के बाद का यूरोप देख रहे हैं हम, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड ईस्टर्न कम्युनिस्ट ब्लॉक। कोल्ड वॉर बिगिंस, आयरन कर्टन हैज फॉलन 1949-45, चर्चिल, सिंबलाइज्ड आइडियोलॉजिकल डिवाइड,
राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर बिगिन। आयरन कर्टन बोला चर्चिल ने इसको, वेस्ट और ईस्ट यूरोप के बीच में। अगला है फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेज। नाटो 1949 में उन्होंने बनाया था, वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है, और वार्सा पैक्ट 1955 ईस्टर्न ब्लॉक मिलिट्री अलायंस। और इंड ऑफ कॉलोनियल एम्पायर्स, डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, ग्लोबल डोमिनेंस। और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की बात करा जाए तो मार्शल प्लान हमने देख लिया है। मार्शल प्लान यूएसए ने लॉन्च किया टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म एंड टू एड यूरोप टू रिबिल्ड वेस्टर्न यूरोप एंड एम टू कंटेन कम्युनिज्म। और रिवाइवल ऑफ जर्मनी हुआ, वेस्ट जर्मनी जो हमने देखा था, ये वाला जो यूएसए वगैरह के कंट्रोल में था, वेस्ट जर्मनी इकोनॉमिक मिरेकल अंडर यूएस सपोर्ट। और ये है कि यूरोपियन इंटीग्रेशन, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1951, जो कि जाके ईयू बनती है बाद में, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1951। ट्रीटी ऑफ रोम इवॉल्व इनटू यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी, यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी इवॉल्व इनटू यूरोपियन यूनियन। सोशल और कल्चरल चेंजेस क्या हुए? पहला है कि राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट्स, ब्रिटेन्स एनएचएस एंड सोशल सिक्योरिटी मॉडल्स, नेशनल हेल्थ सिस्टम करके और सोशल सिक्योरिटी मॉडल्स इंस्पायर्ड सिमिलर इनिशिएटिव्स अक्रॉस यूरोप, राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट। यूथ एंड कल्चरल मूवमेंट्स हुए, 1960 स्टूडेंट प्रोटेस्ट पेरिस और बर्लिन में क्वेश्चन ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड डिमांडेड रिफॉर्म्स। अब हम देखते हैं माइग्रेशन वेव्स क्या है। मूवमेंट फ्रॉम फार्मर कॉलोनीज टू यूरोप, एग्जांपल इंडियंस टू ब्रिटेन और अल्जीरियन टू फ्रांस। देखते हैं डीकोलोनाइजेशन 1945 से 75 तक हुए। मीनिंग एंड प्रोसेस, डीकोलोनाइजेशन क्या है? द पॉलिटिकल प्रोसेस बाय व्हिच colonies achieved independence from European powers, especially after World War II. Decolonization क्या है? Process by which colonies achieved independence from European powers, especially after World War II. अब अगला है कि मेजर काजेस क्या हैं डीकोलोनाइजेशन के। पहला है कि इकोनॉमिक एग्जॉशन ऑफ यूरोप, वर्ल्ड वार टू लेफ्ट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली वीक। वर्ल्ड वार टू ही है मेन कारण तो। लेट टू ब्रिटेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली वीक। दूसरा है कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अरोज सच एज इन इंडिया, वियतनाम, अल्जीरिया एंड केन्या। और तीसरा है कि सुपर पावर प्रेशर, यूएसए एंड यूएसएसआर बोथ फेवर्ड डीकोलोनाइजेशन, फॉर आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस, ठीक है, वो समझ में आता है। आइडियोलॉजिकल मतलब कि ये अपना कम्युनिस्ट ब्लॉक बड़ा करना चाहते थे और वो अपना लिबरल ब्लॉक। और इम्पैक्ट ऑफ यूएन क्या हुआ? यूएन प्रमोटेड सेल्फ डिटर्मिनेशन एज की ग्लोबल प्रिंसिपल। मॉरल शिफ्ट क्या हुआ? एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट ग्रीव ग्लोबली आफ्टर वर्ल्ड वार टू। अटलांटिक चार्टर हुआ था 1941 में, ये कि मॉरल शिफ्ट हुआ एक। तो इसमें क्या हमने मेजर काजेज में देखा कि इकोनॉमिक एग्जैक्शन ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वियतनाम, अल्जीरिया, केन्या। सुपर पावर प्रेशर था यूएसए और यूएसएसआर बोथ फेवर्ड डीकोलोनाइजेशन फॉर आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस। और इम्पैक्ट ऑफ यूएन क्या हुआ कि यूएन प्रमोटेड सेल्फ डिटर्मिनेशन एज की ग्लोबल प्रिंसिपल। और एक है कि ये अटलांटिक चार्टर 1941, एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट ग्रीव ग्लोबली। अब देखते हैं वेव्स ऑफ डिकोलोनाइजेशन क्या था। पहला है कि एशिया में इंडिया पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडोनेशिया 1949, वियतनाम स्ट्रगल कल्मिनेटेड इन डीन बिन फू विक्ट्री 1949 54। तो डच को, इंडोनेशिया को मिला 1949 में, वियतनाम को मिला 1954 में। और अफ्रीका की बात की घाना बिकेम फर्स्ट टू गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। घाना फर्स्ट टू गेन इंडिपेंडेंस इन 1957। 1960 टर्म द ईयर ऑफ अफ्रीका।
17 1960 है, 1957 में घाना को मिल गया। 1960 टर्म द ईयर ऑफ अफ्रीका, 17 अफ्रीकन कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट। वायलेंट स्ट्रगल इन अल्जीरिया, केन्या और अल्जीरिया में, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। 17 अफ्रीकन कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1960। और मिडिल ईस्ट की बात करी जाए तो ये था कि विड्रावल फ्रॉम मैंडेट्स, ये जो ब्रिटिश मैंडेट था और फ्रेंच मैंडेट था, दो इन्होंने स्काइस स्काइस पिटॉट एग्रीमेंट के थ्रू इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया था इन 19 आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ ओटोमन एम्पायर इन 19 समथिंग 19 के आसपास। साइकस पिटॉट एग्रीमेंट के थ्रू तो मिडिल ईस्ट में क्या हुआ कि विड्रॉल फ्रॉम मैंडेट्स, सीरिया, लेबनान, फलस्तीन, ये फ्री हो गया। क्रिएशन ऑफ इजराइल 1948 आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल, क्रिएशन ऑफ इजराइल आफ्टर इन 1948 आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल। अब अपन देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिकोलोनाइजेशन क्या हुआ। पहला है कि इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस, ओवर 70 न्यू नेशन बॉर्न बिटवीन 1945 एंड 75, 70 नए देश पैदा हुए। 70 न्यू नेशंस बॉर्न बिटवीन 1945 एंड 75, एंडिंग यूरोपियन colonial डोमिनेंस। फिर अगला है कि कोल्ड वॉर राइवलरी स्टार्ट हुई। न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफन बिकेम एरिनाज ऑफ यूएस सोवियत कंपटीशन। और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या था? मेनी न्यू नेशन फेस्ड पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड नियो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। बर्थ ऑफ नाम 1955, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑफर्ड ए थर्ड अल्टरनेटिव टू कोल्ड वॉर ब्लॉक। अब देखते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है। इसका डिफिनीशन है कि एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ड्यूरिंग कोल्ड वॉर बाय कंट्रीज that chose not to formally align with either US-led Western Bloc or USSR-led Eastern Bloc, but sought to pursue an independent foreign policy, strategic autonomy। बैकग्राउंड क्या है? कोल्ड वॉर कंटेक्स्ट है कि यूएसए यूएसआर राइवलरी pressured countries to choose sides. Many newly independent states wanted to avoid becoming pawns in the superpower politics or desire for sovereignty. Post decolonization, nations prioritize their political, economic, and strategic independence। फाउंडिंग मेंबर्स क्या थे? फाउंडिंग मेंबर्स एंड की लीडर्स। ईयर क्या? 1961 में हुआ बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस यूगोस्लाविया में। इसके फाउंडिंग लीडर्स बिग फाइव जिनको बोला जाता है वो थे, फाउंडिंग लीडर्स बिग फाइव जिनको बोला जाता है वो थे टीटो, नेहरू, टीटो, नसीर, सुकर्नो और घाना के नकुरमा। तो हमने देखा इसमें जो पांच थे बिग फाइव बोला जाता है, और नेहरू, टीटो, नसीर इजिप्ट के, सुकर्नो इंडोनेशिया के, और नकुरमा घाना के। ऑब्जेक्टिव क्या था नाम का? ये है प्रिजर्व सॉवरेनिटी, प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स, और प्रमोट पीस। इन्होंने अपोज किया वार को, कोलोनियलिज्म को और इंपीरियल रसिज्म को। इंपीरियलिज्म एंड रसिज्म, कोलोनियलिज्म अपोज वार। सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुश फॉर फेयर इकोनॉमिक सिस्टम्स, डिमांड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इन्होंने अपोज किया मिलिट्री अलायंसेस को, रिजेक्ट बीइंग ड्रॉन इनटू नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो और सेंटो। encourage disarmament, promote nuclear disarmament and global peace। अगला है की फीचर्स क्या थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जी। नॉन फीचर एक नॉन अलाइनमेंट इज नॉन न्यूट्रलिटी, नॉट न्यूट्रलिटी। Members actively supported international justice and peace but avoided joining power blocks। Global South representation gave voice to developing gave voice to gave voice to developing countries in international forums। और flexible approach थी, members pursued independent policies even while leaning towards one bloc economically or politically if needed। Flexible approach, members pursued independent policy even while leaning towards one bloc economically, politically if needed। इंडिया का ट्रीटी ऑफ पीस जो हुआ था 1971 में,
तो विथ रसिया ये सिग्निफिकेंटली अंडरमाइन इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब इवोल्यूशन आप नाम देखते हैं। फर्स्ट पेज था 1960 से 70 तक, फोकस्ड ऑन डीकोलोनाइजेशन, एंटी रेसिज्म एंड डिसआर्मामेंट। सेकंड फेज था शिफ्टेड टुवर्ड्स डिमांडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक जस्टिस। पहला फेज था डीकोलोनाइजेशन, रेसिज्म और डिसआर्मामेंट। दूसरे फेज में इन्होंने डिमांड करा ग्लोबल इकोनॉमिक जस्टिस, IMF वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म। कोल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर फेज में क्या हुआ कि रीडिफाइंड फोकस टू एड्रेस ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इशू एंड UN रिफॉर्म। रिलेवेंस क्या है नाम का आज? यह है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, बैलेंसिंग रिलेशंस अमंग USA, चाइना, रसिया, EU एंड अदर पावर्स, वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्री स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल साउथ इंटरेस्ट इन UN, WTO, क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस। तीसरा एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मॉडल फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया सीकिंग टू मेंटेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अमिड न्यू राइवलरीज। अब अपन देखते हैं साउथ अफ्रीका और अपार्थाइड क्या था। ये अपार्थाइड क्या है? ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट्स सिटीजन्स। पहले तो ये है कि ऑफिशियल पॉलिसी है ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट सिटीजन्स। उसमें आ गए इंडियंस भी आ गए, अफ्रीकन भी आ गए। against non-white citizens enforced by white minority government, official policy of white minority government, official policy of white minority government ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948, जब इनको इंडिपेंडेंस मिली 1948 से 1994, नेल्सन मंडेला जब तक आते हैं। इसका मीनिंग क्या है? अफ्रीकन वर्ड मीनिंग सेपरेटनेस, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका बैकग्राउंड क्या है? कॉलोनियल लिगेसी, डच, बोअर्स एंड लेटर ब्रिटिश colonization marginalized the indigenous African population। पहले डच और लेटर ब्रिटिश colonization marginalized the indigenous African population। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1910, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, ये फार्म हुआ यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1910। क्रिएटेड ए वाइट डोमिनेटेड गवर्नमेंट डिस्पाइट ब्लैक मेजॉरिटी, वाइट डोमिनेटेड गवर्नमेंट डिस्पाइट मेजॉरिटी। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन। ये था यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका 1910 में। इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म प्री 1948 क्या था कि सेग्रीगेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट अपार्थाइड फॉर्मलाइज एंड इंटेंसिफाइड इन इट अंडर लॉ। 1948 में ये अपार्थाइड को फॉर्मलाइज किया गया, इसके पहले भी एग्जिस्ट करता था लेकिन। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, ये हमको जो इसमें याद रखना है, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका 1910 में बनाया गया, वाइट डोमिनेटेड गवर्नमेंट डिस्पाइट ब्लैक मेजॉरिटी। और दूसरा हमने देखा कि आफ्टर 1948 apartheid was formalized through under law, apartheid was formalized under law। अब मेजर अपार्थाइड लाज क्या थे? मेजर अपार्थाइड लाज जो थे वो ये हैं, पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1950, क्लासिफाइड सिटीजन इनटू रेशियल ग्रुप्स, वाइट, ब्लैक, कलर्ड इंडियंस। तीन ग्रुप हो गए, वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड इंडियन। यह है पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ग्रुप एरियाज एक्ट, फोर्थ रेशियल ग्रुप्स टू लिव सेपरेटली, रिमूव नॉन वाइट फ्रॉम वाइट एरियाज। और पास लाज, non-whites had to carry identity documents passes to restrict movement। और है बांटू एजुकेशन एक्ट, सेग्रीगेटेड एजुकेशन, इंफीरियर स्कूलिंग फॉर ब्लैक्स टू लिमिट अपॉर्चुनिटी। और एक है प्रोहिबिशन ऑफ मिक्स्ड मैरिजेज, बैंड मैरिजेज बिटवीन पीपुल ऑफ डिफरेंट रेसेज। तो इसमें हम यहाँ देखेंगे मेनली जो है क्लासिफाइड सिटीजन्स इनटू रेशियल ग्रुप्स, वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड, और रेशियल ग्रुप टू लिव सेपरेटली। नॉन वाइट को डॉक्यूमेंट पासेज कैरी करने होते थे, और एजुकेशन, स्कूलिंग फॉर ब्लैक, इंफीरियर स्कूलिंग अलग से ग्रुप बनाए, और प्रोहिबिटेड मिक्स्ड मैरिजेज बिटवीन पीपुल ऑफ डिफरेंट रेसेज। फिर रेजिस्टेंस ऑफ टू अपार्थाइड क्या हुआ? मूवमेंट लीडर, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड पीसफुल प्रोटेस्ट इनिशियली, लेटर अडॉप्टेड आर्म्ड स्ट्रगल, पीसफुल प्रोटेस्ट इनिशियली, लेटर आर्म्ड स्ट्रगल। नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीडर इम्प्रिजन फॉर 27 ईयर्स।
सिंबल ऑफ एंटी अपार्थाइड रेजिस्टेंस। 7 पेविलियन मसाकर। पुलिस किल्ड 69 पीसफुल प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट पास लॉज। कि मतलब आपको पास ले जाना है। इस मैसेकर में उन्होंने 69 लोगों को, पीसफुल लोगों को मारा। फिर अगर अपने अपन अगर आते हैं, आगे आते हैं, सोविटो अपराइजिंग। स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ अफ्रीकन इन स्कूल ब्रूटली सप्रेस्ड। स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ अफ्रीकान्स इन स्कूल्स ब्रूटली सप्रेस्ड। फिर इंटरनेशनल प्रेशर क्या हुआ? इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए, ट्रेड एम्बार्गोज, इन्वेस्टमेंट बैन्स बाय यूएसए, यूके और यूएन रेजोल्यूशंस। ये हुआ, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए, ट्रेड एम्बार्गोज बाय एंड इन्वेस्टमेंट बैन्स बाय यूएसए, यूके एंड, इसके बिना तो होना ही नहीं था, यूएसए, यूके एंड यूएन रेजोल्यूशंस। स्पोर्टिंग एंड कल्चरल बाइकॉट। साउथ अफ्रीका बैंड फ्रॉम ओलंपिक। ये 1964 लेके 92 तक एंड अदर इवेंट्स, बैंड फ्रॉम ओलंपिक एंड अदर इवेंट्स, और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए, और मोरल आइसोलेशन ग्लोबली, ग्लोबल सॉलिडारिटी विद साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल। इंडिया, स्वीडन, क्यूबा सपोर्टेड एंटी अपार्थाइड इफर्ट्स। फिर एंड ऑफ अपार्थाइड कैसे हुआ? 1980 रिफॉर्म्स एंड अनरेस्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, फोर्स negotiations. Release of Mandela 1990 symbolized the beginning of the end of apartheid. और फर्स्ट मल्टी रेशियल इलेक्शन 1994। ANC won, Nelson Mandela became the first black president of South Africa। और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मंडेला ने बनाया, लेड बाय डेसमंड टूटू। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन लेड बाय डेसमंड टूटू एम टू हील नेशनल बाउंड्स थ्रू ट्रूथ, एम टू हील नेशनल बाउंड्स थ्रू ट्रूथ टेलिंग एंड फॉरगिवनेस। तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ने ट्रूथ टेलिंग और फॉरगिवनेस पे मेन फोकस दिया, फॉरगिवनेस। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, डेसमंड टूटू, लेड बाय डेसमंड टूटू, टू हील नेशनल बाउंड्स थ्रू ट्रूथ टेलिंग एंड फॉरगिवनेस। इम्पैक्ट क्या हुआ? कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी। सोशल ये हुआ, अटेम्प्ट टू डिसमेंटल डीप रेशियल इनइक्वालिटी थ्रू चैलेंज, अभी भी चैलेंज हैं लेकिन डिसमेंटल डीप रेशियल इनइक्वालिटी। ग्लोबल लिगेसी क्या हुआ? अपार्थाइड डिफीट बिकेम ए सिंबल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ट्रम्प वर्ल्ड वाइड। हो गया खत्म।